एक आध्यात्मिक झुकाव है आपका, तो क्या आप अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ भी वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं? वो तो मैं ज़रूर खोजने की कोशिश कर रही हूँ कि वो होना चाहिए, बट वो बाहरी तौर पर नहीं होना चाहिए। कितना सटीक है कि आप भूल भी जाएं और माफ़ भी कर दें? आपने मेरे साथ कुछ गलत किया, फिर आपने माफ़ी मांग ली, मैंने आपको माफ़ किया, मैंने उस गलती को मैं भूल गई, लेकिन क्या अब मैं वापस आप पे वो ट्रस्ट लेकर आऊँ या वो ब्लाइंड ट्रस्ट लेकर आऊँ कि आप फिर मेरे साथ कुछ गलत कर सके? नमस्कार, स्पीकिंग शी पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं इला गोस्वामी। कनेक्ट विद अंतःकरण के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं जया किशोरी जी। मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है, खास करके युवाओं के बीच। लोग आपको सुनना पसंद करते हैं और इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि आप दिल से बोलती हैं। फेम इंडिया मैगजीन की तरफ से आपको यूथ स्पिरिचुअल आइकन से भी नवाजा गया है। साथ ही आपको बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल ओरेटर के लिए विमेन एरा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। स्वागत है जया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जया जी, कनेक्ट विद अंतःकरण में हम आध्यात्मिक गुरुओं, वक्ताओं और मोटिवेशनल स्पीकर से बात करते हैं और यही वजह थी कि आज के एपिसोड में हमने आपको शामिल किया। जया जी, आप बहुत कम उम्र में मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रही हैं, जिनको सुनने के लिए ना सिर्फ युवा आते हैं बल्कि हर वर्ग के लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। और कारण एक बहुत अच्छा कारण है, वो ये है कि आप बहुत सामान्य भाषा में, बहुत सरल भाषा में वो बातें लोगों तक पहुंचाती हैं जो एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो बहुत टफ लगती हैं। तो क्या वजह थी आखिर आप इतने आराम से इतनी गहन बातें लोगों तक पहुंचा देती हैं? क्या कुछ इसके पीछे कारण है? क्या आपकी इंस्पिरेशंस रही हैं? हमारे साथ शेयर करिए। कारण मुझे लगता है मैं खुद हूँ कि जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी या अपनी रिलीजियस जर्नी शुरू की थी, तो तब आप कई बार बहुत ऐसे ज्ञानियों को सुनते हैं जो बातें बहुत अच्छी करते हैं, पर एक छोटी उम्र के बच्चे के लिए वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये काफ़ी चीज़ें समझ ली, तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो मेरे एज के और लोग फेस ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने अपने सेशंस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करने शुरू किए, जिसने मुझे क्रिटिसिज्म भी दिया स्टार्ट में कि ये तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट मैं हमेशा ये लेसन दूसरों को भी देती हूँ कि आप मेहनत करते रहिए, आपके इंसल्ट्स ही, आपके क्रिटिसिज्म ही आपका अप्रिसिएशन बनेगा। जो बन गया कि आप मुझसे यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको अच्छा लगता है कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ। तो यही फिर मेरा मोटो रहा कि जो मैंने फेस किया वो कोई और फेस ना करे। अगर वो बहुत छोटी एज में स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहे हैं तो शायद मेरी सिंपल बातें जो चाहे 6 साल का बच्चा है या 60 साल के हैं, सबको समझ आ जाए। बहुत सारे युवा जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आप इतनी सौम्य कैसे हैं, कैसे आप इतने सरल हैं, मतलब वो कैसे आपने व्यवहार में अपने, कैसे स्वभाव में ये चीज शामिल करी, या ये बचपन से ही था? बचपन से तो मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसा कुछ प्रॉपरली सोच कर नहीं किया कि मुझे डाउन टू अर्थ होना है या हम्बल होना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि काइंड होने में आपके पैसे तो लगते नहीं हैं और सब फ्री में है। और सबसे सुंदर चीज है कि फ्री में आपको इतनी अच्छी चीज जल्दी से मिले ना। आपको कुछ भी अच्छा खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं या बहुत काम करना पड़ता है, पर मुझे ऐसा लगता है काइंडनेस या किसी को अप्रिशिएट करना, इसमें मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती और पैसे भी नहीं लगते। और ये सबसे सुंदर चीज होती है। इंसान का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो काइंड हो। और मुझे ऐसा लगता है कि काइंडनेस नहीं है या एरोगेंस है तो किस बात का है, क्योंकि करने वाला तो वो बैठा है, उसने आपको ये पावर दिया है कि आप इतना अच्छा काम कर सके। तो जो पावर दे सकता है वो वापस ले भी सकता है कि अगर मैंने उसका सही यूज नहीं किया जो उसने मुझे दिया है, वो वापस ले लेंगे मुझे कि ये तो भाई काम के नहीं है, ये तो अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं। तो ये 2 रीजन है मुझे जो एरोगेंस से या किसी भी ऐसे एक नेगेटिव फीलिंग से दूर रखते हैं कि मैं नहीं हूँ सब कुछ करने वाली, कोई और है कराने वाला।
बिल्कुल। अभी जब आप आई स्टूडियो में, हमारी रिकॉर्ड से पहले बात चल रही थी, तो आपने मुझे बताया कि आप बहुत छोटी उम्र की थी जब आपने ये सारी टीचिंग्स शुरू करी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कितने साल की थी आप और कैसे आपको ये इंस्पिरेशन मिली? मैं 6 साल की थी और एक बहुत, मैं मतलब ड्रैग करके नहीं इस बात को बताना चाहूंगी, पर एक छोटा सा इंसिडेंट जिसने मुझे भगवान की ओर या स्पिरिचुअलिटी की ओर, क्योंकि मेरी शुरुआत स्पिरिचुअलिटी की रिलीजियस वे में हुई थी। अच्छा, मुझे nice. भगवान ने अट्रैक्ट किया था और मुझे उनकी बातें, उनकी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी और वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी मेरे अंदर लेकर आती थी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हुआ। तो वो शुरुआत 6 साल की उम्र से हुई और काफी एज तक मैंने ये काम कभी भी सोच कर नहीं किया कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता गया। मेरे अंदर क्वेश्चंस पैदा होते गए और मैं आंसर्स ढूंढती गई, जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया कि वो हर वक्त मेरे साथ थे, क्योंकि मैंने एजुकेशन भी पूरा लिया। तो उस वक्त आपको सपोर्ट की जरूरत रहती है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी और आप जो अपना जनरल एजुकेशन है उसको कंप्लीट करते हुए काम करें। पर आई थिंक 15-16 साल की उम्र में मुझे बहुत सीरियसली ये बात समझ आई कि अब यही मेरा काम है और मुझे इसी को लाइफ टाइम करना है। तो शायद अब मुझे बहुत सीरियसली वर्क करना पड़ेगा, एक मैच्योर वे में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक आप बच्चे हैं, आपको भी इतनी समझ नहीं होती कि आप कर क्या रहे हैं। आपको बस अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि आप ऐसा कुछ सीख रहे हैं जो आपके एज के और लोग नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप और इंटरेस्टेड हो जाते हैं और डेडिकेटेड वे में काम करते हैं। बट आई थिंक 15-16 एक एज थी जो मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग एज थी कि अब मुझे बहुत सीरियसली इस पाथ पे चलना है। बिल्कुल, वो दिखता भी है आपके लेक्चर्स में। मैं आपको बहुत सुनती आई हूँ, बहुत सालों से सुनती आई हूँ। शायद उस उम्र से, जो जिस उम्र की आप बात कर रही हैं कि 15-16 साल की थी आप, तो वाकई आपने धर्म से शुरू किया। और हालांकि अध्यात्म और धर्म एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, बस समझने की एक वो अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। परफेक्ट, एग्जैक्टली, थैंक यू, ये बात आपने बोली, क्योंकि आज एक ट्रेंड चल रहा है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल है पर रिलीजियस नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है ये इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। आप एक होके दूसरे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, हो सकता है क्योंकि रिलीजियस वे में आप कोई रूप नहीं देते उस पावर को। स्पिरिचुअलिटी में आप कह सकते एक डिवाइन पावर है, कॉस्मस है, यूनिवर्स है, पर एक पावर है, एनर्जी। हम उस पावर को नाम दे देते हैं, कृष्ण है, राम है, महादेव है। तो बस इतना ही मुझे लगता है एक डिफरेंस होता है। अदरवाइज आपके जो स्क्रिप्चर्स है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, होली स्क्रिप्चर्स है, वो आपको यही सिखाते हैं कि स्पिरिचुअल वे में काम कैसे करते हैं। अगर आप उनको ठीक से पढ़े समझे तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स कहीं भी आपको सिर्फ ये नहीं सिखा रहे पूजा पाठ करना ही रिलीजियस होना होता है। एक्चुअली रिलीजियस होना एक जिंदगी का तरीका है, जीने का तरीका है, वो आपको स्क्रिप्चर्स समझाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यूथ स्पिरिचुअल आइकन से सम्मानित किया गया है। आप युवा और अध्यात्म के बीच कड़ी मानी जाती हैं। यही कारण है कि अब जो सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ उसके बारे में मैं आपका ओपिनियन और सजेशन चाहती थी। सवाल है कि खुद से प्रेम करने और स्वार्थी होने में क्या अंतर है? क्योंकि जब भी हम खुद से प्रेम करते हैं ना जया जी, तो कई बार हम देखते हैं कि हम किसी को हर्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सेल्फिश हो जाते हैं। तो हम कब वो एक बीच में फाइन लाइन लाए कि जी नहीं, दोनों चीजों में अंतर है, कि आप खुद से प्रेम कर रहे हैं और कहीं पे आप स्वार्थी हो रहे हैं, तो कैसे पहचाने हम? जब आप खुद से प्यार करने के प्रोसेस में जाते हैं तो आपका जो एक हायर इंटेंशन होता है, वो इंटेंशन यही होता है कि मुझे खुद को इसीलिए खुश रखना है कि मैं अपने आसपास वाले लोगों को खुश रख सकूं। कि फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, अगर वो अपना ख्याल नहीं रख रही है, जो आज के टाइम पे मान लीजिए जो न्यू मदर्स बनती है, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो अपनी पूरी पास्ट लाइफ भूल जाए, अपनी इच्छाएं भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, पूरा बस बच्चे की तरफ ही उसका ध्यान हो, अपने आप को खुश ना करे, अपना एंटरटेनमेंट ना सोचे, अपना फिटनेस ना सोचे, कुछ भी ना सोचे, अपना करियर ड्रीम सब छोड़ दे और बच्चे के पीछे लग जाए। यही एक अच्छी मदर है। अदरवाइज वो एक अच्छे मदर के सेगमेंट में नहीं आती है। बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही गलत परसेप्शन लगता है, क्योंकि एक टाइम बाद जब कहते हैं ना कि इंसान तो इंसान है, वो फ्रस्ट्रेट होता है जब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा जो उसको खुशी, और उस इंडिविजुअल को खुशी, नॉट एज अ मदर, नॉट एज अ वाइफ, बट एज अ पर्सन उसको खुशी मिले। तो आई थिंक सेल्फ लव ये है, और वो खुशी वो इसीलिए चाहती है कि जब वो वापस फैमिली के पास एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर आए तो वो खुश हो। और वो खुशी वो आई थिंक
रिटर्न बैक कर सके, रिटर्न कर सके आपको। अगर मैं आज खुश नहीं हूँ तो मैं शायद ये इंटरव्यू अच्छे से नहीं करूंगी, बिल्कुल मैं बहुत ही डल मोड में रहूंगी। तो मुझे खुश रखने का मेरा एक बहुत बड़ा इंटेंशन है कि मैं अपने आसपास के लोगों के पास वो एनर्जी पास ऑन कर सकूं। दैट इज सेल्फ लव। बट सेल्फिश होना क्या होता है कि मुझे पड़ी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या हो रहा है, मुझे पड़ी है मैं खुश होनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। ये सेल्फिश होना हो जाता है। तो इसलिए सेल्फ लव इज कि आप खुश इसीलिए होना चाहते हैं कि आप आसपासों को वो एनर्जी पास ऑन कर सके, आप उनके साथ कुछ गलत ना करें क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं, या आप डल मोमेंट में हैं, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, या डिप्रेशन में हैं। तो आप चाहते कि नहीं, मुझे फिट होना है, मुझे अच्छा होना है, सो दैट कि मैं किसी और के साथ कुछ गलत ना करूं। बट आपको नहीं लगता है जया जी कि ये भी सिचुएशनल है? कई बार हम अपने लिए करते हैं, हम अपने सेल्फ लव के लिए, खुद के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई तो नाराज होगा, फिर उसके लिए तो क्या पता हम सेल्फिश कहलाएं। तो उस इंटेंशनली नहीं करें, इंटेंशंस मैटर करते हैं। मैं अब फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपने मुझे यहाँ बुलाया और हम अच्छी बातें कर रहे हैं, हम लाइफ चेंजिंग बातें कर रहे हैं, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर कोई दुनिया के कोई कोने में इस इंटरव्यू को देखते हुए उसको ऐसा लग रहा है कि क्यों बुलाया इसको, आई डोंट लाइक हर। यस, तो मेरा इंटेंशन उसको हर्ट करना नहीं है, मेरा इंटेंशन अच्छा काम करना है। तो आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप खुश हैं और लोगों को भी आप अच्छे लग रहे हैं, आप एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन कोई दूर दराज में एक आदमी बैठा है जो अपने नेगेटिव फीलिंग की वजह से हर्ट हो रहा है, तो उसमें आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। सेल्फिश रीजन में कई बार आप गलती खुद करते हैं, और वो गलती मैं गलती के हिसाब से नहीं कहूंगी, आप अपने आप को खुश करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आप दूसरे की खुशी को खत्म करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसपे हक आपका है, पर मुझे चाहिए क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी, तो मैं आपका हक मार के वो ले रही हूँ, तो सेल्फ लव नहीं है। हाँ, तो फिर आप कह सकते हैं ना, मैं सबको थोड़ी खुश रख सकती हूँ, मुझे तो ये चाहिए, बट हक आपका है नहीं, उस पे किसी और का हक है, किसी और की मेहनत है, आपने एक गलत वे में उस चीज को हासिल किया है सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए, ये सेल्फिश है। पर अगर आप कुछ कर रहे हैं जिसमें आपका इंटेंशन प्योर है, कि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना, बट कोई खुद ही अपने मन में दुख लेके बैठ जाएगा क्योंकि मैं खुश हूँ, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जया जी, जब कोई स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाता है तो दुनिया को बहुत सुपरफिशियल लेयर पे नहीं देखता है, बहुत डीप चला जाता है, वो एक अंदर की गहराई से सोचता है, और यही गहराई उन्हें फॉरगेट और फॉरगिव की तरफ ले जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका इसमें से क्या है कि फॉरगेट और फॉरगिव की जो थ्योरी है कि जी माफ कर दो और भूल जाओ, तो ये कितनी प्रैक्टिकल है? बिकॉज हम यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि कितना सटीक है कि आप भूल भी जाए और माफ भी कर दें। आप भूल तभी सकते हैं जब आपने माफ किया हो। ओके, अगर आपने माफ नहीं किया तो आप भूलेंगे नहीं, वो ग्रज आपके अंदर हमेशा रहेगा। तो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप है ये थ्योरी, एक साथ नहीं आ सकती, ये आप एक करेंगे तो ही दूसरा आएगा। तो आपको पहले उस इंसान को माफ करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको भूल सकते हैं। पर वो प्रैक्टिकल तब होगी जब आप इसके साथ लर्न भी जोड़ दीजिए, ये फॉरगिव, फॉरगेट, बट लर्न। क्योंकि आपने मेरे साथ कुछ गलत किया, फिर आपने माफी मांग ली, मैंने आपको माफ किया, मैंने उस गलती को मैं भूल गई, लेकिन क्या अब मैं वापस आप पे वो ट्रस्ट लेकर आऊं, या वो ब्लाइंड ट्रस्ट लेकर आऊं कि आप फिर मेरे साथ कुछ गलत कर सके? वो कहा जाता है ना कि एक बार गलती है, दो बार गलती है, पर तीसरी चौथी बार मूर्खता है। मूर्खता है, बिल्कुल। कि अब आपको समझना चाहिए कि आप गलत खुद ही कर रहे हैं, अब सामने वाला आपके साथ गलत नहीं कर रहा है, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो आई थिंक ये थ्योरी प्रैक्टिकल है, बट आई थिंक वो लर्न वाला वर्ड अगर यहाँ ऐड हो जाए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं और बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। बैक टू नॉर्मल होना इज अ गुड थिंग, बट पहले की लर्निंग को अपने साथ अब ऐड करिए कि वो गलती जो मेरे साथ हुई या जो गलत मेरे साथ हुआ और मैंने माफ कर दिया, पर उसने मुझे सिखाया क्या? क्योंकि अगर वो सीख लेकर आप नहीं चल रहे हैं तो आपको धोखे भी मिलते रहेंगे, आप गलतियां भी करते रहेंगे, और आप आई डोंट थिंक सो उस जोन से कभी बाहर निकलने वाले। बिल्कुल। तो मतलब आपने इसमें वो एक लर्न वाला पार्ट ऐड कर दिया कि जी कोई बात नहीं, आप माफ कर दीजिए, आप भूल भी जाइए, लेकिन आप सबक लीजिए जी। पर कई बार हो नहीं पाता है जया जी, हम माफ कर देते हैं लेकिन हम भूलते नहीं है, और ये मुझे लगता है ह्यूमन की ये
टेंडेंसी है, हम बने ही इसके अकॉर्डिंग, हमारी माइंड की कंडीशनिंग ही वैसी हुई है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ बहुत होता है ऐसा कि मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मेरे घूमता रहता है कि यार उसने तो ऐसा किया मेरे साथ, उसने तो ऐसा किया मेरे साथ। तो वो उस चीज से हम कैसे अपने माइंड को कैसे कंडीशनिंग करें कि जी नहीं, माफ भी कर दो, भूल भी जाओ और सबक लेके आगे बढ़ जाओ। नहीं, जैसा आपने कहा कि वो दिमाग में रहता है, तब हाँ। आपने मतलब आपने माफ अभी तक नहीं किया है, ओके। कि अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं माफ कर दूं। तो ये जैसा आपने कहा, तो ये अलग अलग कंडीशनिंग है लोगों की। कुछ है जो जल्दी से माफ नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे समय लगता है। ओके। मैं चीजों को मैं थोड़ा शॉकिंग है। हाँ जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं रोबोट नहीं हूँ कि ऑन ऑफ बटन है कि आप मेरे साथ कुछ गलत करेंगे एंड देन आप तुरंत मुझे सॉरी बोलेंगे और मैं माफ कर दूंगी। नहीं हो सकता, इट विल टेक टाइम क्योंकि आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई है और उस तकलीफ को दूर करने में मुझे समय लगता है। बट उस समय के लिए मैं टाइम मांगती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको तकलीफ दूं, मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं जो गलत है। तो जो दूसरों के लिए कई बार एक गलत एक्सपीरियंस हो जाता है क्योंकि मैं चुप हो जाती हूँ मैं बात नहीं करती। पर ये दूसरों को अच्छा नहीं लगता, पर ये मेरे लिए सेल्फ लव का प्रोसेस है, क्योंकि मैं अपने आप को एक ऐसे लेवल पे नहीं गिराना चाहती कि आगे जाके मैं रिग्रेट करूं कि मैंने ऐसी बातें क्यों बोली। क्योंकि कई बार आप गुस्से में कुछ ऐसा बोलते थे, मैं मीन नहीं करता था तो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, फिर मतलब रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हाँ जी, आपको जब आप बैलेंस्ड जब तक नहीं है, रिएक्शंस मत दीजिए। तो आप अपने अपने प्रोसेस होते हैं लोगों की। मेरा प्रोसेस है कि मैं शांत हो जाती हूँ कि मैं अभी बैलेंस्ड नहीं हूँ, तो कई बार मैं ऐसी बातें बोल सकती हूँ जो आपको बहुत हर्ट करेगी। और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जल्दी से फॉरगिव नहीं कर पाती, शायद दूसरा भी नहीं कर पाता होगा, तो मैं डरती हूँ कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं आपको। सो प्लीज लेट मी टेक माई टाइम, आई विल बी बैक एक बैलेंस्ड माइंड के साथ एंड देन वील कम्युनिकेट। तो मेरी पूरी फैमिली के साथ हम अब सबको ये बिहेवियर समझ आ चुका है कि वो ऐसे प्रोसेस करते हैं। और जैसा आपने कहा कि ह्यूमन नेचर, आई थिंक ह्यूमन नेचर सबका अलग अलग होता है। कुछ बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं, भूल जाते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत एक अच्छा आर्ट है ये, इजी गोइंग होता है। हाँ जी बट कुछ लोग हैं जो नहीं करते, बट वो भी एक प्रोसेस है, क्योंकि हम जैसे कहा मशीन नहीं है कि आपने एक साथ 10 मशीन बना दिए और बटन से आप सबको करें। सब अलग अलग है, यहाँ पर सबका पेस अलग है, सबके थॉट प्रोसेस अलग है, फीलिंग्स अलग है। आपको सबको उनके हिसाब से काम करने देना चाहिए। बिल्कुल। जया जी, आपकी जर्नी के बारे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं, हमारे कई दर्शक हैं जिन्होंने इससे जुड़ी जिज्ञासा है, उनके क्वेश्चंस आए हैं कि जया जी तो कुछ भी कर सकती थी, आप कितनी यंग एज में आपने कितना कुछ हासिल कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया। तो आध्यात्मिक वक्ता से मोटिवेशनल स्पीकर तक का सफर आपने कैसे तय किया, साथ ही इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आध्यात्मिक रुझान तो मैंने आपको बताया कि शुरुआती मेरा रिलीजियस रुझान से ही हुआ और मेरे लिए इंटरकनेक्टेड है, दो वर्ड्स अब बन गए हैं। पर मैं आज भी अपने स्क्रिप्चर्स से ही स्पिरिचुअलिटी सीखती हूँ मेरे लिए। बाकी आप जैसे जैसे बढ़ रहे, आप कोशिश करते हैं आप सबको पढ़े, आप जो होल सोल स्पिरिचुअल किताबें हैं उनको भी पढ़े, या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उनको भी पढ़े, फिर एक तालमेल बैठाने की कोशिश करें। और मेरी ये हैबिट है जो मेरे पापा से आई है कि मैं कुछ भी जो बाहर के ऑथर्स है उनका पढ़ती हूँ, फिर मैं कनेक्ट करती हूँ अपने स्क्रिप्चर्स के साथ, और फिर मुझे एक और ट्रस्ट पैदा होता है कि ये सब पहले से लिखा गया है, हमारे पास तो मौजूद है। हाँ जी, तो वो और मेरा झुकाव स्क्रिप्चर्स की तरफ लेकर जाता है। पर डेफिनेटली इसीलिए मैं पढ़ती वो भी हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर तरीके की किताबें पढूं, हर तरीके का नॉलेज गेन करूं। और दूसरा, मोटिवेशनल जर्नी मैंने शुरू करी थी यूथ के लिए स्पेशली, क्योंकि जब आप आज का टाइम देखते हैं, आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है, प्रेशर बहुत है, काम बहुत है बच्चों को। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही जब हमें देखते थे, मैं दो बहनें हैं, कि हमें जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, स्कूल की पढ़ाई होती है, एक कंपटीशन बना है, उसका भारी बस्ता होता है। हाँ जी, और फिर हम भी अपने छोटी बहनों को देख रहे हैं कि उनके वेट से ज्यादा तो उनके बैक का वेट है। तो ऐसे टाइम पे आपके पास, क्योंकि मैंने शुरुआत कथाओं से करी, 7 days 3 days, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि इतना टाइम, और डेज में भी 3 to 4 hours पर डे, तो 7 days और एक दिन में 3 से 4 घंटे, काफी। तो इतना टाइम नहीं है आज के यूथ के पास। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ऐसा आप करना चाहिए कि बात में वही सिखाऊं जो मैं यहाँ बोल रही हूँ। अच्छा,
क्योंकि मुझे पता है कि मेन नॉलेज तो इसी के यही अंदर है। है, बट मैं क्या ऐसा करूं कि मैं आप उसको मोल्ड करके सिर्फ एक लेसन के तौर पर सामने रखें। तब मुझे मोटिवेशनल सेशन एक बहुत अच्छा वे दिखा इस काम को करने के लिए, और फिर मैंने शुरुआत करी। तो बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा चल रहा है, आप सबको अच्छा लग रहा है, बातें अच्छी लग रही है, बट स्टिल आई एम लर्निंग, क्योंकि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है काफी। मैंने अभी तक एक रिलीजियस फील्ड से ही मैं होते हुए आई हूँ, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं बहुत पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रॉब्लम्स सुन सकूं और फिर उनके आंसर्स ढूंढ के उनको बता सकूं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस हो सकता है हेल्पफुल हो, बट कहते हैं ना कि आप 3-4 एक्सपीरियंसेस लीजिए, उसमें बिल्कुल। अपने भी जोड़िए, तो वो एक Combine में अनदर बनता है। लेवल ऑफ Exactly. नॉलेज लेके आता है जो नया है, नया। कि बुक का भी नॉलेज है, मेरा भी नॉलेज है, किसी और का भी एक्सपीरियंस है, आप तीनों को जोड़ के एक रिलेटेबिलिटी ढूंढ के एक नया प्रोसेस बताते हैं। एंड आप डिलीवर कैसे कर रहे हो वो आपका एक खास हाँ अंदाज जी, है। वो तो एक अपनी ऑथेंटिसिटी होनी Authenticity चाहिए, है। तभी आपको अच्छी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। स्पीकिंग ट्री पढ़ती थी आप या अभी पढ़ती हैं? नहीं, मैंने अभी बहुत रेगुलरली नहीं, पर मैंने शुरुआत की थी, और अभी हम बैठे थे तब भी हम आपकी टीम से बात कर रहे थे कि मैंने जब मोटिवेशनल सेशन की जर्नी शुरू की थी जी। तब मेरे अंकल ने मुझे सजेस्ट किया था, एक्चुअली स्पीकिंग ट्री का कॉलम अच्छा। बहुत अच्छा होता है, तो आपको पढ़ना चाहिए। तो मैंने तब से थोड़ा पढ़ना शुरू किया था, तो नॉट इन अ रेगुलर वे, बट हाँ, अगर मैं घर पे हूँ और न्यूज़पेपर्स आपके आसपास, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ना शुरू किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, फोन्स के थ्रू नहीं, फोन्स के थ्रू तो क्योंकि वो न्यूज़पेपर में ही पढ़ते थे, तो शुरू शुरू में तो वो मुझे भेजते थे। अच्छा। कि ये देखो, ये कॉलम अच्छा है, ये तुम्हें पढ़ना चाहिए, बिकॉज मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। तो मैंने उस वक्त बहुत ज्यादा पढ़े थे, और अभी अगर मैं घर पे होती हूँ तो मैं डेफिनेटली पढ़ती हूँ, बट क्योंकि अब आपने टोटली इंटरनेट के थ्रू और सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर दिया था, आई विल बी मोर रेगुलर दीस डेज। जया जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पीलीभीत जैसे बहुत छोटे शहर से आती हूँ, तो हम जितने मिलेनियल्स हैं, शायद आप भी मिलेनियल ही हैं, तो हमारे जनरेशन में अक्सर पेरेंट्स को सुनते हुए बहुत लोग कनेक्ट भी करेंगे इससे बात से कि कुछ बुरा हो गया, रिजल्ट खराब आ गया, या किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, या कुछ ऐसा हो गया अनफॉर्चुनेट, तो हमें अक्सर पेरेंट्स कहते थे बेटा दुख मत मनाओ, कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये जो सेंटेंस है, जो थ्योरी मानी गई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या ये वाकई प्रैक्टिकली प्रूवन थ्योरी है कि मतलब इसमें कुछ सच्चाई है, या फिर ये सिर्फ दुख कम करने का एक साधन मान लिया गया है? नहीं, सच्चाई तो देखिए डेफिनेटली है। मैं कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं जिस पर आप कुछ ओपिनियन दे ही नहीं सकते, बट अगर मेजॉरिटी साइड को देखा जाए तो ये एक बहुत बहुत बड़ा सच है जो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। कि मैं कोई और एग्जांपल देने से अच्छा आपसे ही ये क्वेश्चन कर सकती हूँ कि हमारे बचपन में या टीनेज टाइम में ऐसी कई चीजें होती है जो उस वक्त आपको बहुत अजीब लगती है, बट कुछ साल बाद आपको समझ में आता है कि इतने भी रोने की बात थी नहीं। और इसलिए आजकल आप एक देखेंगे रील्स पे क्वेश्चन बन चुका है कि आप अपने 12 ईयर ओल्ड को या 18 ईयर ओल्ड को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आज के टाइम पे। तो जनरली लोग यही बोलते हैं कि रोना मत, कुछ मैटर नहीं करेगा 10 साल बाद, जिस बात पे तुम अभी रो रहे हो, और बाद में तुमको समझ आएगा कि जो हुआ तुमको और बेटर बनाने के लिए हुआ था। तो मैं अपने लिए भी जब कहती हूँ कि अगर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि मैं बहुत मैच्योरिटी है, क्लैरिटी है, बैलेंस्ड है, एक कामनेस है, तो ये एक रीजन है बहुत बड़ा मेरे स्ट्रगल पीरियड को लेकर, कि जब मैंने उस वक्त जो चीजें देखी, जो सिचुएशन को समझा, दुनिया को समझा, वो उस सिचुएशन ने मुझे आज जो बनाया है मैं हूँ। तो चाहे वो रिजेक्शंस हो, चाहे वो इंसल्ट्स है, चाहे वो आपको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, या आप जब सक्सेसफुल है तो आपको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, जब आप सक्सेसफुल नहीं है तो आपको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, तो ये डिफरेंस भी आपको समझ आता है, और तब शायद आप एक बैलेंस होना सीखते हैं कि बैलेंस होना जरूरी है। कोई भी एक तरफ भार कभी नहीं हो सकता, कि दुनिया में ऐसा कोई समय नहीं हुआ जब सिर्फ अच्छाई अच्छाई थी, या ऐसा कोई समय नहीं हुआ जब सिर्फ बुराई बुराई थी। बैलेंस तो जिंदगी भर रहेगा। कि आप ये सोच के चले कि नहीं एक टाइम आएगा जब पूरी दुनिया अच्छी होगी, नहीं होगी, भगवान के समय भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो आपको खुद को वो बैलेंस अपने अंदर लेकर चलना है। तो उस बैलेंस को सिखाने के लिए थ्योरी बहुत अच्छी है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये जैसा आपने कहा दुख कम करने का हो सकता है थ्योरी ये बहुत कम लेवल पे हो, बट फोकस्ड आपको बनाने का
ये बहुत अच्छी लेवल पे थ्योरी है कि जब आपके साथ कुछ गलत हुआ और आप तुरंत अपने आप को ये बता रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इट मीन्स कि अब आपका फोकस अच्छा क्या हो सकता है इस पे चला गया। बिल्कुल। तो आप अपने आप एक सीख ले रहे हैं या आप खुद अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल थ्योरी है अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो। बिल्कुल। जया जी, जब आपने ये बात कही कि मेरा जो स्ट्रगल टाइम था, लोग मुझे बोलते थे, कई तरीके की चीज़ें हुई, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप बहुत छोटी उम्र से आपने शुरू किया, 13-14 साल से ही शुरू कर दिया, 6 साल की उम्र से आपने वो ज्ञान शुरू कर दिया था, लेकिन जब जो एक वो पीक टाइम होता है वो आप आई थिंक आपका 13-14 साल रहा होगा। बच्चे की उम्र होती है, वो कोई कुछ भी कह देता है तो रोना आ जाता है, खास करके लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा देखा, मेरे साथ तो है ऐसा। तो कैसे डील करती थी आप, और अभी भी क्या ऐसा होता है? बिल्कुल अभी भी होता है, और लड़कियों के साथ ज्यादा, इसीलिए आपने जो बात कही सही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ह्यूमन नेचर है कि आपके साथ कुछ गलत हो तो आपको रोना आता है। बस लड़कों को रोने दिया नहीं जाता, उनको चुप करा दिया जाता है बोल के तुम लड़के हो, रो नहीं सकते, जो भी मुझे बहुत गलत बात लगती है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां रोती है, रोते बेचारे लड़की पे उनको रोने दिया नहीं जाता। वो कोशिश करते हैं और फिर वो इतने क्या कहते हैं कि टफ हो जाते हैं कि फिर उसी टफनेस को फिर गलत बताया जाता है कि यार तुम्हारे अंदर तो इमोशन ही नहीं है। बिल्कुल। पर इमोशन आपने ही बचपन में खत्म किया था उसका। जब वो इमोशन सामने लेकर आ रहे थे तब आपने लाने नहीं दिए, ये बोल के कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम मर्द हो, तुम लड़के हो, तुमको ये शोभा नहीं देता। तो जो भी ये आई थिंक पॉडकास्ट देख रहे हो, प्लीज ये आप बंद कर दीजिए अपने बच्चों के साथ, खास करके लड़कों के साथ। उनको इमोशंस फील करने दीजिए, और इमोशंस आपको लाइफ टाइम फील करनी चाहिए। तो मुझे अभी भी रोना आता है अगर कुछ ऐसा हो जाए जो मुझे लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट जा रहा है। बट वो रोना अब एक बैलेंस्ड वे में होने लगा है। मेरी हर चीज अब बैलेंस के तौर पर, कि वो कभी एक्सट्रीम नहीं चला जाता कि मैं टूट जाऊं और मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। वो एक इमोशन है जो मुझे फील करना है कि अगर मुझे रोना आया है तो मुझे रोना है। मुझे इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिविटी एक्नॉलेज करना होता है, इग्नोर करना नहीं। आज पॉजिटिविटी का मतलब होगा कि आपको चोट लगी तब कहते नहीं लगी, नहीं लगी, मत ध्यान दो, मत ध्यान दो। ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये तो इग्नोर करना है। उस बच्चे को दर्द होगा बाद में, और देखना वो हो सकता है कि एक चोट पे आपने इग्नोर कराया, फिर यहाँ लगेगी, फिर वो 3 चोट के लिए एक साथ रोएगा, तब वो कितना ज्यादा रोएगा सोचिए, क्योंकि इमोशंस तो बाहर आते हैं। तो एक बार छोटे रूप में आया, आपने सप्रेस कर दिया, फिर दूसरी बार भी तीसरी बार वो वॉल्केनो फटेगा। बिल्कुल। और तब शायद कुछ बड़ा गलत हो सकता है। तो आप एक्नॉलेज करिए अपने इमोशंस को, पॉजिटिविटीज, एक्नॉलेजमेंट, एंड देन अब कर क्या सकते हैं ये सोचना। कुछ समय पहले हमारे सहयोगी हैं तमन्ना, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इसी बात पे, जो कि बात बात पर जो लोग रो पड़ते हैं, मुझे अभी याद आया तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, जो बात बात पर लोग रो पड़ते हैं वो अंदर से बहुत पावरफुल होते हैं। वो उनकी हिम्मत को दिखाता है कि वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने की एक शक्ति रखते हैं, वो छुपाते नहीं हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप पढ़ सकते हैं वो आर्टिकल भी जी। अच्छा, इस पर आना चाहूंगी, जो मेरा अगला सवाल है जया जी, कि बहुत सारे टीवी शोज में, बहुत सारे चैनल्स पे आपसे लोग एक ही सवाल करते हैं कि जी जया जी कब शादी करेंगी। तो मैं वो सवाल नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप एक आध्यात्मिक झुकाव है आपका, तो क्या आप अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ भी वो चीज एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्या चीज आप सोच रही हैं कि, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब आध्यात्मिक ऊर्जाएं मिलती हैं तो जो रिश्ता होता है ना वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। जी डेफिनेटली, मैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक माइंडसेट है, तो वो तो मैं जरूर खोजने की कोशिश कर रही हूँ कि वो होना चाहिए, बट वो बाहरी तौर पर नहीं होना चाहिए। अच्छा। बाहरी तौर पे एक व्यक्ति की अपनी जिंदगी है, अपने तरीके हैं जिंदगी को जीने के, प्रॉब्लम सॉल्व करने के, रहने के। तो मेरा ध्यान उस पर ज्यादा नहीं है, मेरा ध्यान दिमागी तौर पर है कि आप सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर रहेगा, क्योंकि आप मान लीजिए कि आप स्पिरिचुअली एक बहुत अच्छे लेवल पे है, तो आप चाहते हैं कि उस लेवल को आपके पार्टनर समझे। बिल्कुल। एंड पार्टनर इज समवन की जिनके साथ आपको, मैं हमेशा कहती हूँ कि शादी आजकल एक टू डू लिस्ट हो गई है। बिल्कुल, ये उम्र हो गई अब कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो एक व्यक्ति के साथ
आपको आगे के 50-60 साल एक कमरे में रहना है। तो ये तो बहुत सोच समझ कर होना चाहिए। तो आपका माइंडसेट जरूर मिलना चाहिए। आदतें ना मिले चलेगा, हैबिट्स ना मिले चलेगा, आपके तरीके ना मिले चलेगा, पर आपकी मेंटालिटी मिलनी चाहिए। कि अगर एक बहुत पॉजिटिव इंसान है और उसको आप किसी बहुत टॉक्सिक या नेगेटिव इंसान के साथ बांध दोगे तो नहीं चल पाएंगे। क्या इसको ही कंपैटिबिलिटी का रूप दे दिया गया, नाम दे दिया गया? बिल्कुल हो सकता है कि लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम वर्ड्स को कई बार तोड़ मोड़ देते हैं। अब हैबिट्स को कंपैटिबिलिटी में अगर ले जाएंगे तो नहीं, आप मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली वो इंसान आपकी लेवल पे हो, ये जरूर ढूंढने की कोशिश करें। और ये सबके लिए है, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि कुछ और आप ढूंढने की कोशिश करें या ना करें, पर आप मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली एक एग्जैक्टली सेम भी नहीं पर एक आसपास के लेवल पे होना चाहिए, सो दैट आपकी बात वो समझ पाए और उनकी बात आप समझ पाए। क्योंकि अगर एक बहुत हायर लेवल पे है और एक उस बात को समझ ही नहीं रहा है तो शायद आप किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होंगे वो उनको समझेंगे नहीं, वो उसका रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो उसको बहुत लाइटली लेंगे। और आपको पता है कि वो लाइट है नहीं क्योंकि आपने उसको कमाया है। बिल्कुल। तो इसीलिए वो एक माइंडसेट जरूरी है जो मैं बिल्कुल देखेंगी। हाँ जी। एंड आई होप कि आपको ऐसे ही कोई मिले डेफिनेटली। अगला सवाल भी मेरा जया जी शादी से ही है, आपसे, आपकी शादी से जुड़ा नहीं है, बाकियों की शादी से जुड़ा हुआ है। क्या शादी ही है जो आखिरी काम है जिसे करने के बाद आपकी जिंदगी अधूरी नहीं रहती? क्या एक लड़की या एक लड़के को एक उम्र के बाद शादी जैसे बंधन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं तो वहां वो चीज डाल देना, या कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अपने एक ग्रो कर रहा है, एक नौकरी में बहुत अच्छा कर रहा है, अभी उसका माइंडसेट नहीं है, लेकिन समाज का एक बंधन है कि जी 30 के हो गए, 25 के हो गए, एक एज लिमिट है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार दो तरफा है इसमें। पहला कि एक तो टू डू लिस्ट नहीं है कि अगर आप एकदम ही तैयार ही नहीं है उस चीज के लिए तो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो एक थॉट आपको देना चाहिए, क्योंकि जब उम्र की बात आती है ना, तो जैसे अगर मैं आपको स्पिरिचुअलिटी को लेकर कहूँ कि स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से, और शायद ये एक फैक्ट भी हम ले सकते हैं कि सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं है, ये एक फैक्ट है कि एक यंग एज प्रोसेस है। और वो यंग एज प्रोसेस इसीलिए है कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप जिस शेप में ढालना चाहे डाल सकते हैं। अगर वो सूख गए तो एक शेप अपने आप ले लेंगे और फिर दूसरा शेप देने के लिए पहले आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी दूसरा शेप आ सकता है। तो शादी को लेकर भी कि एक एज ऐसी होती है जब आप मेंटली शायद किसी और इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं मेंटली, कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप वो एडजस्टमेंट्स जो होंगी उसको आप एक बहुत ही हेल्दी वे में एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे जैसे कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स में हमेशा कहती हूँ दो अलग शब्द हैं। बिल्कुल। एडजस्टमेंट इज छोटी छोटी आदतें, एक दूसरे की पसंद को देखना, या कुछ आपको नहीं पसंद उनको पसंद है खाने में तो आप खाने की कोशिश करेंगे सो दैट उस इंसान को खुश करे। कॉम्प्रोमाइजेस कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, बिल्कुल वो कॉम्प्रोमाइज होता है। और शादियां कॉम्प्रोमाइज से नहीं चलती, आगे जाके टूटेंगी। शादियां एडजस्टमेंट से चलती है कि हम एडजस्ट करके चले, हाँ, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चलते हैं, तो ये आप रास्ता निकाल सकते हैं। तो वही है कि वो एडजस्टमेंट्स के लिए आप तैयार होते हैं। पर जैसे जैसे एक एज बढ़ती जाती है आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने आप के साथ। बिल्कुल। तो उस वक्त आप फिर शायद रेडी नहीं है कि अब कोई और इंसान आए और मेरी इस दुनिया को पूरी इधर उधर कर दे। तो शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपके बड़े बुजुर्गों का कि वो एक एज पे आपको बोलते हैं कि अब आपको कर लेनी चाहिए, अपना लेना चाहिए एक दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि ये करेक्ट एज है समझने के लिए। तो ये एक प्रैक्टिकल वे में मैं आपको समझा रही हूँ, पर फिर भी जैसा मैंने कहा हर व्यक्ति की जिंदगी अपनी अपनी है, तो हो सकता है किसी के लिए वो एज प्रैक्टिकल वे नहीं है अभी, कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती या मैं तो कर ही नहीं सकता अभी, आई नीड टाइम। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए कि अभी मेरे फैमिली में कई लोग मुझे कहते हैं कि अब कर लेना चाहिए, बट मेरी जिंदगी के अभी ऐसे कुछ काम है जो मेरा पूरा अटेंशन चाहते हैं। और मेरे लिए शादी भी एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें भी आपको अपना अटेंशन अच्छा खासा देना पड़ता है, और मुझे देना है।
मुझे अगर मैंने कोई चीज ठानी तो मुझे उसको पूरा अटेंशन देना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने कुछ काम शुरू कर दिए हैं, नॉट दैट कि मैं शुरू करने, मैंने कर दिए हैं, वो एक बीच के प्रोसेस में चल रहे हैं। तो अगर मैंने अब ये प्रोसेस भी निकाल लिया वो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ना यहाँ की रहूंगी ना मैं वहां तो इसीलिए आई नीड दैट टाइम कि एक बार मैंने जो ठाना है और जिसपे मैं चल चुकी हूँ जिस रोड पर, इसको थोड़ा कंप्लीट करके देन मे बी आई स्टार्ट विद द अदर प्रोसेस। तो इसीलिए कि आप मेंटली अगर तैयार हैं देन आपको एक सही एज पर कर लेनी चाहिए, और वो सही एज मेरे हिसाब से आप ही तय करिए। ओके, इट्स नॉट दैट कि क्योंकि जैसे सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड है देन प्लीज टेक हेल्प कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कर भी लेना चाहिए, नहीं तब आप बड़ों की हेल्प ले सकते हैं कि मुझे पता नहीं, तो फिर वो आपको शायद बता सके कि हाँ ये तुम्हारी करेक्ट एज हमें भी लग रही है, या तुम समझदार, जो मैं कथा में कहती हूँ कि एक बहुत ही वियर्ड, मुझे फनी भी है पर वियर्ड भी है कि लड़की जब बहुत समझदार हो जाती है तो कहते हैं शादी कर दो। हाँ, और लड़का जब बहुत बिगड़ जाता है तो कहते हैं शादी कर दो। तो मुझे लगता है कि वो घर बार छोड़कर यहाँ सुधारने थोड़ी आ रही है। एग्जैक्टली। तो आप दोनों समझदार हो जाए तब फैमिली भी शादी का सोचे कि आप इंडिया में, तो फैमिलीज भी कनेक्ट होती है पूरी तरीके से। तो जब आपको लग रहा है आपको शादी करनी चाहिए या बच्चे से बात करनी चाहिए, तो आप देखिए कि आपका बच्चा कितना समझदार है अभी, क्या वो एक नई जिंदगी के लिए तैयार है। और ये पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से जानते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। पर ऐसा भी तो बोलते हैं ना जया जी कि जब तक सिचुएशन आके पड़ती नहीं है आपके ऊपर तब तक आप सीखते नहीं हो, एक्सपीरियंसेस ही आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे अगर हम पेरेंटहुड की बात करें कि जब पेरेंट्स जब तक नहीं बनते तब तक वो मैच्योरिटी नहीं आती है, ऐसे जब तक हम शादी नहीं करते हैं तब तक वो शायद मैच्योरिटी नहीं आती है। तो यहाँ पे फिर कैसे हम समझें कि अब उम्र हो गई है या अब हमें सही डिसीजन लेना है? मैच्योरिटी नहीं आती है इस चीज, ये आपकी सही बात है, पर आप मैच्योरिटी हैंडल ही नहीं करना चाहते अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पता नहीं है कि पेरेंट कैसा फील करते होंगे, बट मैं तैयार हूँ वो फील करने के लिए। अच्छा, ये एक बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और एक है कि मैं तैयार ही नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बच्चा तैयार नहीं है शादी के लिए, उसको नहीं करना, अच्छा, और आप बार बार उसको जबरदस्ती करके आपने करा दी। अब उसकी लाइफ में एक छोटी भी प्रॉब्लम आई ना, वो पूरा ब्लेम उठा के आपके सर पर डालने वाला कि मैंने बोला था मुझे नहीं करना है, आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। ये आप तरीका मत करिए। वो जब कहे कि मुझे पता नहीं क्या होगा बट मैं तैयार हूँ इस चेंज के लिए। और ये मैं दूसरों को भी कहूंगी कि अगर आप सिर्फ चेंज से डर रहे हैं देन आपको भी आई थिंक कुछ हेल्प लेने की जरूरत है, चाहे पेरेंट्स से है चाहे किसी और से है, क्योंकि चेंज तो देखिए नियम है प्रकृति का, एक वो कहते हैं ना चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। देखिए सच बात है इसलिए हमने एक साथ बोली है। तो अगर आप सिर्फ इस बात से डरे कि चेंज होगा देन फिर आपको हेल्प की जरूरत है, एंड बाय हेल्प आई मीन कोई भी एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है जो आपके कंफ्यूजन्स को दूर कर सके। और अगर आप सोच रहे कि नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मे बी आई विल बी रेडी इन सम टाइम, देन टेक योर टाइम, इट्स ओके। एज आप डिसाइड करते कब करना है। बिल्कुल। आज बहुत बेहतरीन बातचीत रही। आखिर में मैं बस चाहूँगी कि आप हमारे स्पीकिंग ट्री के दर्शकों को कुछ अगर बताना चाहती हैं, कोई अगर सीख देना चाहती हैं तो संक्षिप्त में आप कह सकती हैं। सीख तो देखिए हमने इतनी सारी सीख बात की है, और बस सीख यही है कि आप बहुत से पॉडकास्ट सुनते हैं, इंटरव्यूज सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस सुनते हैं, बस फिर सुन के आप बंद करके रख देते हैं। तो ये मत करिए, क्योंकि हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, हम आंसर दे रहे हैं, तो कोशिश यही रही कि आप तक वो बात पहुंच सके। तो पहुंचेगी तभी कि जो आपने सुना है आप उसको लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिस करिए, जो बात आपको अच्छी लगे, जो आपको रिलेटेबल लगे। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि आप किसी की भी बात पर आंख पट्टी बांधकर विश्वास मत करिए, मेरी भी मत करिए। आप सुनिए, आप फिर उसको समझिए कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे लाइफ में कितना लागू होता है, कितना रिलेटेबल है, और फिर लेकिन आप उसको फिर अपने लाइफ में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप वो अच्छी बात को लागू नहीं करेंगे। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, तो आप कोशिश करिए कि एक दो बात तो आप अपनी लाइफ में ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद जया जी, कनेक्ट विद अंतःकरण में आकर हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने का।
तो आज की कनेक्ट विद अंतःकरण में इतना ही। हमारे साथ जुड़ी थी जया किशोरी जी, मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगले एपिसोड में हम फिर किसी मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर या आध्यात्मिक गुरु से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। साथ ही एक गुजारिश है कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और जया जी की किन टीचिंग्स को आप अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं या उतार रहे हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि कनेक्ट विद अंतःकरण और साथ ही बाकी स्पीकिंग ट्री की वीडियोस आपको बिल्कुल समय पर मिल जाए। धन्यवाद।